अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग फॉल्ट टाइप डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने थ्री फेस करंट ट्रांजिएंट एंड सिंक्रोनस जनरेटर डिस्कस करा था। देन हमने डिफरेंट ट्रांजिएंट पीरियड डिस्कस करे थे जो कि ड्यूरिंग फॉल्ट अकर होते हैं। इसमें हमने सब ट्रांजिएंट पीरियड और स्टडी स्टेट पीरियड डिस्कस करा था। देन हमने कुछ इक्वेशन इसकी देखी थी जो कि फॉल्ट करंट फाइंड आउट करने और सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट पीरियड्स में रिएक्टेंस किस तरह फाइंड आउट करनी है उसके लिए यूज़ हो रहे थे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें यही इक्वेशंस और यही कंडीशन क्राइटेरिया यूज़ किया जाएगा टू अंडरस्टैंड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट फॉल्ट करंट इन मोर डिटेल। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम डिफाइन करा हुआ है विच इज़ 100 MVA 13.8 kV वाई कनेक्टेड 3-phase AC generator, 6-year AC generator which is operating at the rated voltage and it has no load. When a 3-phase fault occurs at its terminal, its reactances per unit to the machine owned base are XS is 1, X dash 0.25 and X double dash 0.12। उसके अलावा टाइम कांस्टेंट हमें दिए हुए हैं यानी कि T डैश और T डबल डैश। देन हमें एक और कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है कि इनिशियल डीसी कंपोनेंट जो है इस मशीन का वो एवरेज करेगा 50% ऑफ द इनिशियल एसी कंपोनेंट, यानी कि जो भी एसी कंपोनेंट होगा उसका 50% जो होगा वो पार्ट एज अ डीसी कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा सिस्टम में। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है व्हाट इज़ द एसी कंपोनेंट ऑफ करंट इन दिस जनरेटर एट द इंस्टेंट आफ्टर द फॉल्ट, यानी कि यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो है हमारे पास ट्रांजिएंट करंट की बात हो रही है एंड दैट करंट कुड बी आई डबल डैश विच इज सब ट्रांजिएंट करंट। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल करंट, इट मीन्स एसी और डीसी करंट जो होगा वो कितना होगा। और फिर लास्ट हमारे पास इसमें पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल बी द एसी कंपोनेंट ऑफ द करंट आफ्टर 2 साइकिल्स एंड आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि एसी कंपोनेंट हमें निकालना है एट 2 डिफरेंट टाइमिंग्स, एक है आफ्टर 2 साइकिल और एक है आफ्टर 5 सेकंड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम एक काम करेंगे वो ये होगा कि हम बेस करंट फाइंड आउट कर लेंगे। बेस करंट के लिए हमारे एस बेस गिवन है कि 100 MVA सिस्टम है और VL बेस भी है विच इज़ 13.8 kV। तो यहाँ से हमें बेस करंट मिल गया विच इज़ 4184 एम्पेयर। अब हम यहाँ से ईजिली सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला अवेलेबल। ठीक है, आई डबल डैश होगा EA अपॉन एक्स डबल डैश। तो यहाँ से हमें आई डबल डैश मिल गया विच इज़ 8.33 पर यूनिट या फिर 34,900 एम्पेयर। आई डैश हमारे पास यहाँ से आ रहा है यूजिंग EA अपॉन एक्स डैश विच इज़ 4 पर यूनिट या फिर 16,700 एम्पेयर जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद स्टडी स्टेट करंट हमारे पास आ रहा है यूजिंग EA ओवर XS जो कि है 1 पर यूनिट या फिर 4184 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से क्या किया, सब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट करंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम जाते हैं इसके बेसिक सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि इनिशियल एसी कंपोनेंट ऑफ करंट, जो कि मैंने बताया था कि आई डबल डैश होगा, तो आई डबल डैश हमारे पास आया है 34,900 एम्पेयर, तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था टोटल करंट। तो जो टोटल करंट था वो था AC प्लस DC, और हमें यहाँ मेंशन था जो DC कंपोनेंट है वो 50% ऑफ AC है, यानी कि जितना AC करंट होगा उसका 50% अगर मैं निकाल लूँ तो वो DC में ऐड हो जाएगा। इट मीन्स AC करंट जो भी मेरे पास आया है आई डबल डैश उसमें प्लस कर दूँ 0.5 ऑफ AC, तो वो मेरे पास आई टोटल बन जाएगा 1.5 ऑफ आई डबल डैश। 1 तो आ गया आपका AC वाला और DC पार्ट जो था वो इसी AC का 50% था, तो 0.5 उसका आ गया, तो 1 प्लस 0.5
1.5 आई डबल डैश। तो यहाँ से हमें टोटल करंट मिल गया। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया था कि फाइंड आउट एसी कंपोनेंट ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बात की गई है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट करंट यूजिंग इक्वेशन वी हैव रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन थी आई नॉट ऑफ टी की, उसके रेफरेंस से डाटा हमें यहाँ पे अवेलेबल है। डाटा हमने एज इट इज प्लेस कर दिया। देन अब बात आती है कि भाई टी की वैल्यू क्या रखी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक बार है आफ्टर 2 साइकिल, यानी कि आफ्टर 2 साइकिल मतलब ये है कि 2 साइकिल्स के पीरियड में क्या होनी चाहिए। तो एक साइकिल हमारे पास, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 60 हर्ट्ज, तो एक साइकिल अगर है तो 1/60, और अगर 2 साइकिल्स हैं तो ये हो जाएंगी 2/60, 2/60 या फिर 1/30 लिखेंगे, एक ही बात है। तो यानी कि टी हमारे पास एक बार हो जाएगा 1/30, और यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एट 5 सेकंड जब हम बात करेंगे, तो अब कि हम क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो अब हमारे पास जो करंट होगा आई ऑफ 5 आ जाएगा, जो कि होगा 4317 एम्पियर। तो इस तरह से हमारे पास जो एसी कंपोनेंट ऑफ करंट है द फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। आई ऑफ 5 हमारे पास इस तरह से क्या होगा, निकल आएगा। तो यही हमारे पास एग्जाम्पल में चीज़ें फाइंड आउट करने को बोली गई थी। इस एग्जाम्पल में कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो थ्रू ईमेल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस एग्जाम्पल का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंडीशन सी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमें शायद थेवेनिन इक्विवेलेंट कंडीशंस को भी यूज़ करना पड़ जाए। अच्छा, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारे पास कि 2 जनरेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, और generator G1 and G2 they are each rated as 50 MVA 13.8 kV with a subtransient reactance of 0.2 per unit। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें दी हुई है 100 MVA 13.8 and 115 kV with a series reactance of 0.08 per unit, और रेजिस्टेंस इसकी नेग्लिजिबल है। अच्छा, अब हमें ये बोला गया है कि इनिशियली वी हैव टू एज्यूम के हाई साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 120 kV, यानी कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, इसके अक्रॉस इनिशियली क्या आ रहा है, 120 kV आ रहा है। और ये ट्रांसफार्मर क्या है, अनलोडेड, इट मीन्स लोड इस पर कोई भी नहीं कनेक्टेड है। और उसके अलावा जो 2 जनरेटर्स हैं इनके बिटवीन कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं अगर हो रहा है। अब फाइंड आउट करने को क्या बोला है, तो वी हैव टू कैलकुलेट सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट दैट विल फ्लो इफ अ 3 फेज फॉल्ट अकर एट द हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी कि हमें आई डबल डैश निकालना है, बट ये आई डबल डैश कब निकालना है, जब हमारे पास फॉल्ट अकर हो एट दिस पॉइंट, यानी कि सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। एज इट सेज हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हमें पता है कि 13.8 और 115 kV की अगर रेटिंग है तो हाई वोल्टेज साइड यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड होगी, यानी कि अगर देखा जाए तो ये साइड कहलाएगी। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बेहतर होगा कि अगर हम पर यूनिट वोल्टेज निकाल लें। पर यूनिट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो पर यूनिट वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, हमें यहाँ डाटा से पता है कि अभी करंट जो वोल्टेज एक्चुअल वो है 120 kV, और बेस वोल्टेज जो है इस पॉइंट पे वो है 115। तो पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 120 kV अपॉन 115 kV। तो पर यूनिट हमारे पास वोल्टेज जो आया पर यूनिट फॉर्म में 1.044 पर यूनिट आ गया। अब अगर देखा जाए कोई लोड यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा होगा यही वोल्टेज हमारे पास दोनों जनरेटर्स पे आएगा, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके अलावा इन जनरेटर की जो इंटरनल रिएक्टेंस थी वो थी 0.2 पर यूनिट। तो वो जो 0.2 पर यूनिट थी वो ओवरऑल थी 0.2, बट अगर मैं इंडिविजुअली इन दोनों जनरेटर्स को रिप्रेजेंट करने जाऊँगा तो मुझे इस रिएक्टेंस को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में। तो क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड थे तो इस वजह से अगर आप देखें यहाँ पे तो जो इंडिविजुअल जनरेटर की रिएक्टेंसेज हैं वो आ रही हैं J0.4 एंड 0.4 ईच, बिकॉज 0.4 को पैरेलल में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेंट रिएक्टेंस जो आएगी वो आएगी 0.2
2 पर यूनिट। देन यहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे जो दो जनरेटर्स थे, दोनों को हमने क्या किया, एज अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रिएक्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम फेज एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फेज एंगल्स, क्योंकि यहाँ कोई लोड कनेक्टेड है नहीं, तो हमारे पास जो फेज एंगल्स होंगे वो हम यहाँ पे 0 ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज दोनों जनरेटर हमारे पास क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो दोनों पे ही हमारे पास फेज शिफ्ट यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। देन अब इसी सर्किट को क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें इस पॉइंट पे वोल्टेज मिले। इस पॉइंट पे वोल्टेज के लिए वी हैव टू परफॉर्म नोडल एनालिसिस, बट नोडल एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास करंट सोर्सेज अवेलेबल हों। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज अवेलेबल हैं दोनों तरफ, तो बेहतर यही होगा कि अगर हम इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को कन्वर्ट कर दें इनटू करंट सोर्सेज। जब मैं इन दोनों को करंट सोर्सेज में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि I इक्वल टू वी ओवर आर करके, तो भाई मेरे पास यहाँ पे करंट सोर्स एक आ जाएगी 2.61 एंगल -90 की, और दूसरी यहाँ आ जाएगी। एंड देन जो हमारे पास यहाँ पे इम्पिडेंसेस थी, उसको हमने यहाँ पे देखा जाए तो उसको हमने एडमिटेंस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये उसकी वजह से हमारे पास आ रही है -j2.5, यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज दोनों क्या हो गई, करंट सोर्स में इस तरह से कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे जो एडमिटेंस थी उसको, इम्पिडेंस थी उसको भी हमने यहाँ एडमिटेंस फॉर्म में लिख दिया, 0.08 था, इसका इन्वर्स ले लिया एडमिटेंस के लिए, तो वो हमारे पास आ गया -j12.5। अब यहाँ पे हमें क्योंकि वोल्टेज निकालना है इस पॉइंट का, ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये एक नोड बनती है V1 की। इस नोड पे अगर वोल्टेज मिल जाएगा तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सब ट्रांजिएंट करंट फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म नोडल एनालिसिस, यानी कि मैं इस पॉइंट को नोड कंसिडर करूँ और करंट एंटरिंग इनटू करंट लीविंग, यानी कि KCL इस पे अप्लाई कर दूँ। तो देखा जाए तो यहाँ जो करंट एंटरिंग होगी वो सिर्फ दो सोर्स होंगे, यानी ये करंट सोर्स इंटर हो रही होगी, बाकी ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, दे आर ऑल करंट लीविंग सोर्सेज, बिकॉज लोड है तो इनसे कुछ इनपुट नहीं होगा, बल्कि इनके थ्रू क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, V1 -j2.5, यानी कि ये वाला क्योंकि एंटर हो रहा है, देन प्लस ये वाला V1 -j2.5, और फिर ये वाला -j12.5 V1। हम इसी तरह लिखते थे जब हम नोडल एनालिसिस परफॉर्म करते थे इस नोड के रेफरेंस से। तो ये तीनों हमारे पास क्यों हैं, ये दे ऑल थ्री आर गोइंग अवे, और इंटर कौन सी हो रही है, 2.61 एंगल -90 प्लस 2.61 एंगल -90, जो कि हमारे पास इस तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V1 ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 हमारे पास आ गया, तो इस V1 को यूज़ करते हुए हम फॉल्ट करंट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज V1 आया तो इस पॉइंट का वोल्टेज मिल गया हमें, ये एंड ओपन सर्किट है, जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज हमें यहाँ मिलना है आगे भी। तो अब इसके रेफरेंस से, इस पॉइंट के रेफरेंस से, V1 के रेफरेंस से हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे इस पॉइंट का यूजिंग ओम्स लॉ, यानी कि IF बराबर होगा V1 -j12.5। तो यहाँ से फॉल्ट करंट हमें मिल गया। अच्छा, फॉल्ट करंट हमारे पास आ गया है, लेकिन अब ट्रांजिएंट करंट की तरफ जाने से पहले अगर हम बेस करंट निकाल लें, तो बेस करंट की अगर हम बात करें एट द हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, तो यहाँ 100 MVA और यहाँ √3 115 kV, इसके हिसाब से बेस करंट में निकाल लिया 502 एम्पेयर। अब अगर हम बात करें सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट की, तो भाई हमने फॉल्ट करंट यहाँ निकाल लिया था, बट ये पर यूनिट में था। अब इसको एक्चुअल वैल्यू की तरफ अगर हमें लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, इस बेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बेस वैल्यू से, तो हमें फॉल्ट करंट, सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू, जो कि आ रहा है 1872 एम्पेयर। यही हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर हमें यही चीज़ फाइंड आउट करने को बोली गई थी। ठीक है, इस यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल। रही बात यहाँ पे भाई V1 निकाला था, तो V1 के बाद जब वंस हमारे पास V1 आ गया, तो हम इस V1 को यूज़ करते हुए यहाँ का करंट भी तो निकाल सकते हैं। जब इसका करंट आ गया तो वही करंट सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट कहलाएगा। ठीक है, अब वो उस
क्योंकि हम सब कुछ पर यूनिट में यूज़ कर रहे थे, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट भी पर यूनिट में आया था। इसको हमने फिर पर यूनिट से क्या किया, एक्चुअल वैल्यू में लेके आना था, तो उसके लिए हमने बेस वैल्यू निकाली करंट की विद रेफरेंस टू सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड देन हमने एक्चुअल फॉल्ट करंट फाइंड आउट कर लिया। इस वीडियो को यहीं तक लिमिट रख रहा हूँ मैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू ईमेल आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग क्यूरी सेशन भी ये चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।